टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कटिहार से है। कटिहार में पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा तब फूट गया जब बाइक चोरी के आरोप में युवक राकेश कुमार यादव को फलका पुलिस थाने ले आई और साथ ही पुलिसिया जांच के नाम पर आरोपी को छोड़ देने की खातिर थाने में अनुसंधानकर्ता ने आरोपी परिजनों से 50,000 रुपए भी मांगे हैं, लेकिन आरोपी को नहीं छोड़ा गया। रात भर फलका थाने की पुलिस आरोपी राकेश कुमार यादव को हाजत में रखा रहा और साथ ही सुबह होते ही आरोपी की तबीयत बिगड़ने के लिए इलाज के लिए सदर अस्पताल कटिहार लेकर आई है। घटना के बाद इलाके में पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। आक्रोशितकर्ताओं ने थाने में जाकर भी जमकर तोड़फोड़ की है। मेरा भाई जो है कि 3 दिन पहले उसको पकड़ लिया था और उसके बाद जो है कि थाना ले गया। वहाँ गए हम, कुंदन सर बोला कि पैसा ले आओ 50,000 रुपया और उसका मोटरसाइकिल, तब उसको छोड़ देंगे। हम पैसा और मोटरसाइकिल लेकर गए, लेकिन वो मेरा भाई को नहीं छोड़ा, बोला कि कटिहारे से बेल करना पड़ेगा और रात में पता नहीं उसको मार दिया। हमको अभी सुबह पता चला है। मेरा भाई का नाम राकेश यादव और कैला है, घर गोपाल भट्टी, वार्ड नंबर 9। मेरा नाम संतोष यादव। क्या हुआ? बाबू बेटा को मारी दल के जान हो। कौन मार दी? करे पकड़ी पुलिस थाना को। में कल 50,000 टका कल उसका गाड़ी लाइए, गाड़ी वाले जमा गाड़ी में फोटो खींचा के छोड़ देना। काहे पकड़ा था? सनी साथी बाप का सब नाम दल पर बोल के नाम से बेल करा के नहीं बोले कुछ ना जा कैसे करो क्या काम में तो पक्ष बयान कर। क्या नाम है बेटा का? राकेश कुमार यादव, पहलू यादव पूरा नाम है। ओ बाबू आपको गोपाल भट्टी, वार्ड नंबर 9। मेरा नाम संतोष यादव। क्या हुआ? बाबू बेटा को मारी दल के जान हो। कौन मार दी? 9। मेरा नाम संतोष यादव। क्या हुआ? बाबू बेटा को मारी दल के जान हो। कौन मार दी? करे पकड़ी पुलिस थाना को। में कल 50,000 टका कल उसका गाड़ी लाइए, गाड़ी वाले जमा गाड़ी में फोटो खींचा के छोड़ देना। काहे पकड़ा था? सनी साथी बाप का सब नाम उपद्रव करने का प्रयास किए थे, उनको लाठीचार्ज कर उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। जिन लोगों का नाम सामने है, क्योंकि सीसीटीवी में सब कुछ कैद है, थाना में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो जो लोग उसमें पहचान किए जाते हैं जिनके द्वारा कि उपद्रव किया गया है या फिर जिनके द्वारा पुलिस का हथियार छीनने का प्रयास किया गया या फिर गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिचुएशन सब कंट्रोल में? जी, सिचुएशन कंट्रोल में है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में है, वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सारे रोड जाम को क्लियर कर लिया गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की यहाँ तैनाती कर दी गई है। SDPO खुद यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। कितने लोग सर इसमें घायल हो पाए पुलिसकर्मी? जी, पुलिसकर्मी मामूली चोट आई है, 1-2 लोगों की सूचना प्राप्त हुई है, बट मामूली चोट आई है, कोई बेसिक बहुत ज़्यादा घायल नहीं हुआ है। परंतु ये है कि लोगों द्वारा उपद्रव किया गया है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा उपद्रव किया गया है। अगर आप भी गंगा में स्नान करने जाते हैं तो हो जाइए सावधान। ये खबर इसीलिए आपको दे रहे हैं। आपको देखिए कि किस तरीके से पल भर में खुशी कैसे गम में तब्दील हो गई। ये घटना भागलपुर जिले के नवगछिया महादेवपुर घाट पर हुआ, जब सहरसा नगर निगम क्षेत्र के बैजनाथपुर वार्ड नंबर 22 के स्थानीय निवासी सुभाष यादव ने 16 वर्षीय पुत्र प्रेमराज उर्फ गोलू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गंगा स्नान के लिए गए थे। स्नान करके सभी परिवार के लोग बाहर निकल गए। वहीं पर प्रेमराज उर्फ गोलू बाहर निकलने के बाद गंगा स्नान के बाद घर लाने के लिए गंगा जल भरने के लिए क्रम में परबत्ता थाना क्षेत्र के महादेवपुर घाट पर गंगा जल भर रहा था। उसी क्रम में पैर फिसलने की वजह से वह गहरे पानी में चला गया और प्रेमराज उर्फ गोलू वहीं डूब गया। उनके डूबते देखकर उनके स्थानीय लोगों में हुआ, गाड़ी के चालक उसको बचाने में पानी में उतरे और बचाने के क्रम में 1 तारीख के शाम में लगभग 4 बजे दोनों गंदी नदी में डूब गए।
खबर लखीसराय से है, जहां बढ़ती गर्मी और लू की संभावनाओं को देखते हुए कम्युनिस्ट हेल्थ सेंटर रामपुर चानन में मरीजों के लिए विशेष तैयारियां की गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा लू से प्रभावित मरीजों के समुचित उपचार के लिए दूसरी मंजिल पर विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 106 प्रकार की आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था भी की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाया जा सके। अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि लू से प्रभावित किसी भी मरीज को यहां बेहतर और पूरी तरह संतोषजनक इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। सर, वर्तमान में जो लू को लेकर लोगों की परेशानी होगी, उसको लेकर के चानन के इस अस्पताल में क्या व्यवस्था की गई है? स्वास्थ्य विभाग से जो गाइडलाइन आया था उसके अनुसार मैंने सारा दवाई का अवेलेबिलिटी करवा दिया और उसके लिए स्पेशल एक वार्ड तैयार किया गया है और सारी व्यवस्था मेरे यहाँ है। उन दवाओं में कौन कौन सी ऐसी दवा है जो काफ़ी इमरजेंसी के लिए? जैसे सबसे इमरजेंसी तो ORS है, सलाइन वगैरह है, जो मतलब ये लू के कारण डिहाइड्रेशन, सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, उसे डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए सारा सलाइन वगैरह सब कुछ है। कक्ष में क्या क्या व्यवस्था की गई है सर? कक्ष में AC नहीं है, बाद बाकी सब कुछ है हमारे यहाँ। ऑन प्रेजेंट अभी अस्पताल में कितने डॉक्टरों की संख्या है सर? अभी हमारे यहाँ 6 डॉक्टर हैं प्रेजेंट में। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता है, डॉक्टर रोहित कुमार है, डॉक्टर सत्यम कुमार है, डॉक्टर सुमित कुमार है, डॉक्टर आदित्य राज, डॉक्टर रश्मि कुमारी। सर, ये भी सुनने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी है उसकी भी कमियां यहाँ पर झलक रही है। नहीं, सफाई कर्मी यहाँ ठीक ठाक है और सफाई भी बहुत बढ़िया है। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए सफाई कर्मी की सर? उस सरकार का गाइडलाइन है, उसके अनुसार होना चाहिए। तो एक अनुमानित यहाँ कितना प्रेजेंटेशन होना चाहिए सर उसके लिए? यहाँ कम से कम 8 होना चाहिए। कम से कम 8, तो 8 प्रेजेंट होंगे सर आपके पास? जी। इसके अलावा गार्ड की जो यहाँ पर क्वांटिटी है सर, उसमें क्या मतलब ये है? गार्ड हमारे पास जितना नीड है वो सब है। गार्ड्स ठीक है, गार्ड की कमी नहीं है। पानी की क्या व्यवस्था है सर यहाँ पर? पानी का RO व्यवस्था है। भागलपुर KVGVM नामक NGO द्वारा 0 माइल स्थित एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फास्टैग प्रशिक्षण टीम पर हमला कर मारपीट का मामला पंजीकरण राशि छीन जाने की जानकारी दी गई। KVGVM बिहार की टीम कहलगांव के एक सरकारी एवं थाना क्षेत्र में फास्टैग प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण का कार्य कर रही थी। NGO का दावा है कि यह कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की अनुमति से वैध रूप से संचालित किया जा रहा है। थाना रसलपुर, जिला भागलपुर और साथ ही बादल सिंह पैनी नजर वहां यूट्यूबर पिता लल्लू सिंह के ग्राम भोलसर और पोस्ट मारपीट पर का अन्य आरोप लगाया गया। इन घटना में टीम हेड सहित अन्य सदस्य शामिल हो गए हैं। आरोप है कि लगभग 50 से 60 प्रतिभागियों से जमा की गई पंजीकरण राशि भी जबरन छीन ली गई है। और NGO के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जैनिक कुमार ने बताया कि रोशन सिंह सहित एक चारी में स्थानीय दुकान को ऑनलाइन 20,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य यह है कि हम लोग फूड डिपार्टमेंट के तहत से, हम लोग KVGVM एजेंसी है हम लोग का, जिसको यहाँ फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराने के लिए खाद्य विभाग से टेंडर मिला हुआ है, जिसका बाज़ाब्ते हमारे पास लेटर है। घटना कल 3 अप्रैल 2026 का है कि हमारे कुछ टीम लोग जो है वो एक चारी में काम करने के लिए गए हुए थे। काम करने के दौरान बादल सिंह नाम का एक पत्रकार था, जो किसी भी चीज़ का बिना वेरीफाई किए हुए और ब्लेम लगा कि आप लोग पैसा उगाही कर रहे हैं, और थाना बुलाकर रजनीश जी को, यही रजनीश जी हुए हमारे एम्प्लॉई हैं, इनको थाना बुलाकर पकड़वा दिया गया। इनको उठा के थाना ले गई
उसके बाद ये हमको जानकारी दिए कि थाना हमको लेके चला आया, तो फिर हम यहाँ से गए। तो जैसे ही जा रहे थे, हमको रूट का अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ पे थाना पड़ता है। तो हम जा रहे थे तो हमारी एक महिला स्टाफ थी, सूफिया नाम है उनका, तो उनको भी पकड़ के रखे हुआ था वहाँ पे कुछ लोग सब। तो पकड़ के रखे हुआ था, उसी जगह हम पहुँचे। तो फिर हम अपने इंस्पेक्टर को कॉल किए, फूड इंस्पेक्टर को जिला में, कि सर ऐसा ऐसा घटना घटा है, एक आदमी को थाना उठा के ले गई है। फिर उस थाने को हमने इन्फॉर्म किया कि फिर कॉन्फ्रेंस में बात करवाया, मतलब इंस्पेक्टर साहब से, वहाँ के थाना प्रभारी को। फिर हमारे आदमी को छोड़ दिया गया। फिर उनको हमने जानकारी दिया कि सर हमारा एक और महिला स्टाफ है जिसको पकड़ के रखे हुआ है, तो कौन सा जगह है वो। हम बताया कि सर पकड़तल्ला वो जगह है। तो वो बताया कि हमारे थाना क्षेत्र में वो नहीं आता है, वो रसलपुर थाना क्षेत्र में आता है। फिर हम ऑनलाइन नंबर निकाले रसलपुर थाना क्षेत्र का, तो वो नंबर बंद बता रहा था कि ये नंबर जो है डायल किया गया नंबर गलत है। फिर हमने 112 को कॉल किया। जैसे 112 को कॉल किया, रोशन सिंह नाम का व्यक्ति था, उनके पिताजी का नाम है राधे सिंह, जो उसी जगह के रहने वाले हैं, भोसहर या भोलसर ऐसे कुछ गांव का नाम है, जहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, चप्पल निकाल कर हमें मारना चालू कर दिया और उसके बाद मोबाइल छीन लिया, मोबाइल ऑफ कर दिया और हमको वहाँ से उठाकर 2 किलोमीटर दूर एक चारी स्टेशन था, 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में एक दुकान था आयांश टेलीकॉम का, जहाँ हमको लेके चला गया। हमसे कैश पैसा भी, ऑनलाइन पैसा भी ले लिया 20,000 रुपया, और बादल सिंह जो पत्रकार था वो भी पैसा हमसे ले लिया। और उसके बाद हमको रात में 7:30 बजे छोड़ा गया मारपीट कर। और बादल सिंह क्या किया, जब छोड़ने लगा हमको, ज़बरदस्ती वो ब्लंडर प्राइड का दारू पी रहा था, वहीं पे एक ऑटो लगी हुई थी, टोटो लगी हुई थी, तो उसी में बैठ के वो पी रहा था, जिसका CCTV फुटेज वहाँ से निकल जाएगा कि ऑटो वहाँ लगा हुआ था। और हमको जिद कर रहा था कि तुम भी पियो। तो हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि जो घटना हमारे साथ घटी है, ठीक है, सबसे पहली बात तो कि जो हमारा पैसा लिया गया है वो पैसा हमको वापस मिल जाए। दूसरी बात, जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि हमको उचित सुरक्षा मिले। जहाँ हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए हम सब जगह लेटर दे रहे हैं। सरकार का ऑथराइज लेटर है आपके पास? जी है। बादल सिंह कौन सा चैनल से पत्रकार? पैनी नज़र चैनल चलाते हैं, वो यूट्यूब चैनल है। कहाँ का पत्रकार है वो घर हो गया उसका भोलसर पड़ता है घर, वही रसलपुर थाना क्षेत्र में ही वो पत्रकारिता करते हैं। कितना रुपया आपसे कैश में लिया गया है? ये ऑनलाइन हम मारे हैं 20,000 रुपया। किस दुकान में मारे हैं? आयांश टेलीकॉम। कहाँ पे पड़ती है वो दुकान? वो एक चारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बगल में पड़ती है और 1500 रुपया वो पत्रकार हमसे लिया है। रोशन सिंह ये ऑनलाइन मरवाए थे बैलेंस? जी जी, रोशन सिंह मरवाए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग इसमें, जो कि FIR कीजिएगा या किसी अन्य पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं? नहीं, हम तो इस पर FIR करेंगे, क्या है कि उसको जो दोषी है, क्योंकि अगर उसको बात करना था सब बिना वेरीफाई किए हुए, आप बिना वेरीफाई किए हुए किसी पर अगर हाथ उठा देते हैं तो ये कानून अपराध है। उनको कानून को दायरे में रख के काम करना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था, डायरेक्ट हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपके कितने वर्कर के साथ में इस तरह की घटना हुई है? 2 वर्कर के साथ हुई है ऐसी घटना। क्या क्या नाम है? एक का नाम है रजनीश कुमार, एक का नाम है सूफिया, और हमको पीटा गया था। आपका नाम? जॉनी कुमार। आपका कौन सा वर्कर को कौन सा थाना पुलिस लेके गई थी? ये सनोखर थाना लेके गई थी, रजनीश कुमार जी हैं, यही हैं। फिर कब छोड़े आप लोगों को? जब हम फूड इंस्पेक्टर साहब से बात करवाए कॉन्फ्रेंस पे वहाँ के प्रभारी को, उसके बाद छोड़ा गया। आपके साथ क्या मामला हुआ था? जी, एक चारी सनोखर में हाट बाज़ार पे हम काम कर रहे थे अपने टीम के साथ। तो दुकानदार को समझाने के क्रम में वहाँ पे पत्रकार थे बालकृष्ण पासवान, जो लोकल टीवी चैनल चलाते हैं, वो आए, हमसे सवाल जवाब किए। तो उनको जवाब देने के क्रम में तो अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज़ देखने के बाद वो कुछ मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने लोकल थाना वहाँ सनोखर से फ़ोन किया और वहाँ पे गश्ती टीम आई और हमको उठा के लेके वहाँ गया। तो बाद में फिर सर फ़ोन किए तो हमारे फूड इंस्पेक्टर सर से बात हुआ, करवाई गई, जिनके बाद सनोखर थाना के जो क्षेत्र में थाना प्रभारी हैं उन्होंने हमको छोड़ दिया। इतना सा मेरे साथ घटना घटा है वहाँ पे। क्या पैसा वगैरह भी आपसे लूटपाट हुई है क्या? नहीं, हमसे लूटपाट तो पैसा कोई नहीं हुई है सर। क्या मनसा से पत्रकार आए थे आपसे पूछने के लिए कि आप फौजदारी काम तो नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने सारा चीज़, इसके लिए वो आए थे। किस कंपनी से आप गए थे वहाँ? हम कायवा विकास मंडल के क्षेत्र में NGO के KV जीवन के तहत से हम लोग काम करते हैं। फूड से रिलेटेड जानकारी देते हैं कि आपको इसका जो है सर्टिफिकेट बनाना, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसमें कि आपको अपने स्वेच्छा से आपको ये बनवाना पड़ता है, जिसमें कि 826 रुपये का रसीद कटती है, जो या तो आप शॉप पे भी दे सकते हैं
या आप अपना ट्रेनिंग पे आके भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब जानकारी देने के बाद वो दुकानदार सुरक्षा से अपना करवाते हैं और फिर हम लोग वहाँ से रसीद काट के चले आते हैं। आप किस पद पे हैं? जी हम FM की पोस्ट पे हैं। मोबिलाइजेशन ऑफिसर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार पासवान। घर कहाँ हुआ? भागलपुर में जिला बार एसोसिएशन द्वारा नवनिर्मित लॉयर्स ब्लॉक कम लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सह राज्यसभा सदस्य श्री मनन कुमार मिश्रा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में श्री मिश्रा ने कहा कि यह नई लाइब्रेरी और ब्लॉक अधिवक्ता के लिए अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे उनके कार्य में और भी अधिक दक्षता आएगी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बीरेश प्रसाद मिश्रा और साथ ही महासचिव श्री अंजनी कुमार ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और इस परियोजना को अधिवक्ता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया है। उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? जन विश्वास का जो अभी अधिनियम आया है, देखिए जनता का विश्वास तो पहले से माननीय मोदी जी की सरकार में है। नतीजा है कि ये तीसरा टर्म माननीय मोदी जी को मिला। जितने भी लगभग 1000 जो बेकार के प्रावधान थे कानूनों में, जिनके वजह से जनता को अनावश्यक परेशानियां होती थी, 79 एक्ट्स उनको ख़त्म किया गया। इससे किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस क्लास को इससे बहुत ही लाभ है। जो रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता था, बहुत से छोटे छोटे ऐसे कानूनी प्रावधान जिसमें सज़ा का जो वो प्रावधान था उसको हटा के फाइन के रूप में अब कर दिया गया है। ये जन विश्वास माननीय मोदी जी का ये कमाल है कि उन्होंने जनता का विश्वास पुनः और सुदृढ़ करने के लिए इस ढंग का एक कानून लाया है जो पार्लियामेंट ने पास किया। केस की पेंडेंसी घटेगी? केस की पेंडेंसी घटेगी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये जन विश्वास का कानून लाया गया। गया जी के बाराचट्टी प्रखंड के बिंदा पंचायत स्थित मझौली नदी घाट पर कथित रूप से गलत तरीके से बालू उठाव का लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण प्रखंड कार्यालय और बाराचट्टी थाना पहुंचे हैं तथा ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि मझौली बालू घाट के ऊपरी छोर पर मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा उसी क्षेत्र में शमशान घाट, छठ घाट और साथ ही कचरा गोदाम भी स्थित है और साथ ही गांगुवार, मझौली एवं कुंडिये समेत आसपास के गांव के लोगों ने बताया कि बालू उठाव स्थल गांव से महज 50 मीटर की दूरी पर है, जहां बच्चे, बुजुर्ग और मवेशियों का लगातार आवागमन रहता है। ठेकेदार द्वारा अधिक गहराई तक खुदाई किए जाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि पिछले कई वर्षों इस स्थान पर एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी। भागलपुर में पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आयशा चक थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार 3 जनवरी 2026 को ईशा चक थाने में बबली कुमारी द्वारा घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया था।
परडिया पंचायत अंतर्गत मैना गांव स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का 11वां स्थापना दिवस शनिवार को भव्य सांस्कृतिक समारोह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बीडीओ अमित आनंद, थाना अध्यक्ष संजय सात्यार्थी और साथी नगर अध्यक्ष मनीष कुमार, ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज के निदेशक डॉक्टर रजनीश टंडन, समाज सेवी अजय सिंह और जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार और साथ ही मुन्ना निदेशक अजीत कुमार, अनुज एवं प्राचार्य सोनी कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया है। इस अवसर पर अतिथियों ने विद्यालय प्रांगण की प्रतिबंधन की और साथ ही प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार संस्थान कार्यक्रम को उत्कृष्ट बनाती है, उसी तरह बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी निरंतर प्रयास आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में और भी एक मिसाल कायम कर सके। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अंचल कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार में जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पहले फरियादी लोगों ने अंचल अधिकारी पर उठाए सवाल। दरअसल शनिवार को सुल्तानगंज प्रखंड अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से दर्जनों फरियादी पहुंच रहे थे और हालांकि इस दौरान व्यवस्थाओं की खामियां खुलकर सामने आई है। खासकर जनता दरबार में बुजुर्ग के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी अंचल अधिकारी रमन कुमार ने फरियादियों की समस्याएं तो सुनी, लेकिन सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें भी सामने आई, जहां दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर बारीकी से उनकी बातें सुनी जानी थी, फिर इसका हल निकाला जाना चाहिए था। मुखिया भरत कुमार ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में अंचल अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर फरियादियों को बुला रहे हैं और तब सभागार में बैठाकर सुनवाई की जाती है और साथ ही समस्याओं का तुरंत समाधान भी होता है। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्थाओं में सुधार की भी मांग की है। जनता दरबार यहाँ लगा। जनता दरबार का सर मतलब नहीं है। जनता दरबार का मतलब है जनता के लिए सब सुविधा होते हुए बैठने उठने का सुविधा होना चाहिए। यहाँ तो लाइन में ऐसे खड़ा, ऐसा भीड़ बकरी खड़ा है, बताइए जनता दरबार हुआ? जनता दरबार में सब कुछ सुना जाता है और अगले का बात अगला भी सुनता है। यहाँ तो कौन क्या कर रहा है अंदर में कोई किसी का नहीं सुन रहा है। जनता दरबार का मतलब नहीं हुआ। जी, परिचय? मेरा नाम भरत कुमार, मुखिया कबरगंज पंचायत। भागलपुर के अकबरनगर चाकुंड मुख्य सड़क मार्ग सैदपुर में जानीपुर के बीच दो बाइकों पर अज्ञात अपराधी ने पेट्रोल पंप के मालिक को बनाया निशाना। पेट्रोल पंप के मालिक मंटू कुमार ने बताया कि मैंने पेट्रोल पंप से पैसे लाकर SBI शाकुंड में जमा कराने के लिए आ रहा था, पता नहीं चला मेरे पीछे अपराधी पड़े हुए थे। दो बाइकों पर अज्ञात 4 अपराधी में सदैपुर और साथ ही जानीपुर के बीच पहले मुझसे अपराधी ने मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया और साथ ही एक अपराधी हथियार सटाकर डिक्की से 8,10,000 निकालकर चोरी और साथ ही चोरों ने अपराधी ने फरार हो गए हैं। पेट्रोल पंप के मालिक से पूछताछ के दरमियान थाना अध्यक्ष छानबीन में जुट गए, जबकि लूटपाट की घटना रोड पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो कि साफ तौर पर देखी जा सकती। अपराधी पेट्रोल पंप के मालिक मंटू कुमार ने आगे जा रहे थे, पीछे चोर अपराधी जा रहे थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के सूक्ष्म सेंडक और साथ ही आधारित वित्तीय बाजारों में वैश्विक अस्थिरता ने बीच संतुलन एवं सोच समझकर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है।
भारतीय प्रबंध संस्थान और साथ ही बोध गया ने अपना 8वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इसमें 579 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। अपने संबोधन में आशीष कुमार चौहान ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की तेज गति वाले वित्तीय बाजारों में वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच सोच समझ कर निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया। परिसर भर्ती प्रक्रिया के दौरान 409 छात्रों का अंतिम नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें 180 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया है। भारत में उच्चतम वार्षिक वेतन पैकेज 30 लाख रुपए रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 45.63 लाख रुपए तक वार्षिक पहुंच चुका है। Utilize all resources placed at my disposal to achieve sustainable development in accordance with rule of law, uphold principles of business ethics, and practice tenets of good governance. May all you be worthy of it. Ramdas teachers. This was India's great tradition of learning that was open, inclusive and boundless. And not far from here, this stand also lies the great city of Patliputra or modern day Patna, where Emperor Chandragupta Maurya once held court, assisted by the great strategist Kautilya Chanakya, who crafted timeless principles of statecraft and governance. This was the heart of the mighty Mauryan Empire which gave India its first pan-continental civilizational identity. The world is once again looking to India for that wisdom, the wisdom that Bhagwan Buddha, Bhagwan Mahavir, the Mauryan Empire and the institutions like Nalanda once provided. Thus, the idea of India as Vishwaguru is not a mere slogan, it is a civilizational calling, and you are now inheritors of this calling. With over 1,500 learners representing 25 states and 300 cities, this institute is a microcosm of India's vibrant human capital. The participation of students from खुशी हो रही है कि आज भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया के परिसर में 8वां वार्षिक दीक्षांत समारोह के मौके पर मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ जाकर के, और मुझे अपार इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि जब देश में मात्र 7 IIM हुआ करते थे और जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है तो बढ़कर 22 हो गए हैं जाकर के। 15 और संस्थान देश में खोले गए हैं, उसमें बिहार भी हमारा शामिल जाकर के। यह दिन न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके परिवार संस्थान के गर्व और उपलब्धि का प्रतीक है। आज के दिन वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का फल आप सभी स्नातकों को प्राप्त हो रहा है। दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई यात्रा पर निकलते हैं। आपने यहाँ जो ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त किया है वही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा जाकर के। आपने एक ऐसे संस्थान शिक्षा प्राप्त की है जो न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि नेतृत्व, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के मूल्यों को भी सिखाता है। आज के इस कंपटीशन युग में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता, टीम वर्क और नवाचार की सोच भी इतनी आवश्यक है। आज का भारत तेज़ी से बदल रहा है। आज भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ अवसरों की कोई कमी नहीं है।
भागलपुर में पुलिस ने अवैध खनन से जुड़े एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीरपैंती थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पुलिस ने गश्ती दल की लोकेशन साझा कर अवैध खनन पर लगे वाहनों को बचाने का काम किया है। 3 अप्रैल 2026 की रात गश्ती के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन पर शक हुआ। रोकने का प्रयास करने के बाद वाहन चालक भागने लगा, जिसके बाद पीछा कर उसे हीरानंद मोड़ के पास पकड़ लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस की लोकेशन साझा कर अवैध खनन में लगे वाहनों की पैरियां करवाते थे और साथ ही पुलिस ने इस गिरोह के 7 लोगों को शामिल लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसी भी सूचना आई थी कि कुछ गैंग्स एक्टिव हैं जो कि मतलब कि पासर का काम करते हैं और ये पुलिस और ये एसडीपीओ की मतलब कि लोकेशन देकर और ये गाड़ियों को पास करवाते हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एसडीपीओ के अलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसमें जो ये एसएचओ पीरपैंती भी थे। तो दिनांक 3/4/2026 को एक जो ये गाड़ी थी जिसमें कि 4 लोग बैठे हुए थे, जिन पर कि मतलब कि संदेह हुआ और इनका तलाशी लिया गया। तो इनके पास से मतलब कि कुछ कैश बरामद हुआ और इसके अलावा इनके फ़ोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था जिसमें ये एडमिन भी थे कुछ लोग। और वे लोग क्या है कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे इस टाइप के मैसेजेस मतलब कि कर रहे थे कि ये गाड़ी चली गई है और मतलब कि जो एसएचओ और डीएसपी का लोकेशन दे रहे थे और इसके एवज में पैसे लिए जा रहे थे। तो और फिर इन लोग को ये अरेस्ट किया गया और इसके बाद इन्होंने मतलब कि बताया कि आगे भी एक की पीरपैंती थाना में ही एक की मिर्जा चौकी के समीप जो ये सीमा क्षेत्र है वहाँ पर भी इस टाइप का एक गाड़ी है और ये कुछ लोग एक्टिव हैं। तो वहाँ पर भी फिर मतलब कि रेड किया गया और वहाँ से जो ये मिर्जा चौकी से 3 आदमियों को वहाँ से अरेस्ट किया गया। तो इस तरह इसमें टोटल अभी तक मतलब 7 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और इसमें 1,30,500 रुपये इसमें जो ये कैश इन लोग से बरामद हुआ है। इसके अलावा इसमें एक कार, एक स्कॉर्पियो कार और ये 7 मोबाइल फ़ोन इसमें ये बरामद हुए हैं और इन सभी और जो ये मोबाइल फ़ोन है और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स जो एक्टिव थे और इनमें जो भी नंबर्स थे उन सभी का जांच किया जा रहा है। और इसमें अन्य जो भी अपराधकर्मी हैं जो कि मतलब कि लगभग 50 से ज़्यादा हैं जो इन ग्रुप्स पर एक्टिव थे, तो उन सभी का जांच किया जाएगा और फिर उसमें ये विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोई कंप्लेनेंट और जो 7 लोग जो ये अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है शुभम कुमार, ये बजरंगी भगत, नीतीश कुमार, धर्मदेव पंडित, अभिषेक कुमार उर्फ चंदन और ये नंदजी यादव और ये मोहम्मद अहमद रजा। ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें से कुछ लोग हैं उनके ऊपर भी आपराधिक इतिहास भी है और ये पुलिस पर हमला और ये इस टाइप के केसेस भी हैं और इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सेक्शंस को जोड़कर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना ही था या कोई कंप्लेनेंट है सर इसमें? नहीं, ये पुलिस को ही सूचना मिल रहा था इसमें। गुप्त सूचना। ठीक। ऐसी भी सूचना आई थी कि कुछ गैंग्स एक्टिव हैं जो कि मतलब कि पासर का काम करते हैं और ये पुलिस और ये एसडीपीओ की मतलब कि लोकेशन देकर और ये गाड़ियों को पास करवाते हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एसडीपीओ के अलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसमें जो ये एसएचओ पीरपैंती भी थे। तो दिनांक 3/4/2026 को एक जो ये गाड़ी थी जिसमें कि 4 लोग बैठे हुए थे, जिन पर कि मतलब कि संदेह हुआ और इनका तलाशी लिया गया। तो इनके पास से मतलब कि कुछ कैश बरामद हुआ और इसके अलावा इनके फ़ोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था जिसमें ये एडमिन भी थे कुछ लोग। और वे लोग क्या है कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे इस टाइप के मैसेजेस मतलब कि कर रहे थे कि ये गाड़ी चली गई है और मतलब कि जो एसएचओ और डीएसपी का लोकेशन दे रहे थे और इसके एवज में पैसे लिए जा रहे थे। तो और फिर इन लोग को ये अरेस्ट किया गया और इसके बाद इन्होंने मतलब कि बताया कि आगे भी एक की पीरपैंती थाना में ही एक की मिर्जा चौकी के समीप जो ये सीमा क्षेत्र है वहाँ पर भी इस टाइप का एक गाड़ी है और ये कुछ लोग एक्टिव हैं। तो वहाँ पर भी फिर मतलब कि रेड किया गया और वहाँ से जो ये मिर्जा चौकी से 3 आदमियों को वहाँ से अरेस्ट किया गया। तो इस तरह इसमें टोटल अभी तक मतलब 7 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और इसमें 1,30,500 रुपये इसमें जो ये कैश इन लोग से बरामद हुआ है। इसके अलावा इसमें एक कार,
1 स्कॉर्पियो कार और ये 7 मोबाइल फ़ोन इसमें ये बरामद हुए हैं। और इन सभी जो ये मोबाइल फ़ोन है और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स जो एक्टिव थे और इनमें जो भी नंबर्स थे उन सभी का जांच किया जा रहा है। और इसमें अन्य जो भी अपराधकर्मी हैं जो कि मतलब कि लगभग 50 से ज़्यादा हैं जो इन ग्रुप्स पर एक्टिव थे, तो उन सभी का जांच किया जाएगा और फिर उसमें ये विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोई कंप्लेनेंट और जो 7 लोग जो ये अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है शुभम कुमार, ये बजरंगी भगत, नीतीश कुमार, धर्मदेव पंडित, अभिषेक कुमार उर्फ चंदन और ये नंदजी यादव और ये मोहम्मद अहमद रजा। ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें से कुछ लोग हैं उनके ऊपर भी आपराधिक इतिहास भी है और ये पुलिस पर हमला और ये इस टाइप के केसेस भी हैं। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सेक्शंस को जोड़कर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की। तो गुप्त सूचना ही था या कोई कंप्लेनेंट है सर इसमें? नहीं, ये पुलिस को ही सूचना मिल रहा था इसमें। गुप्त सूचना थी। ठीक। ऐसी भी सूचना आई थी कि कुछ गैंग्स एक्टिव हैं जो कि मतलब कि पासर का काम करते हैं। कोटा के मंडाना क्षेत्र में शनिवार को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान चने के आकार के ओले भी गिरे हैं जिससे खेतों में बड़ी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। करीब 15 से 20 मिनट तक चली बारिश और ओलावृष्टि से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं किसानों के चेहरे चिंता से मुरझा गए। ऐसे में बारिश और ओले से फसल खराब होने को खतरा बना हुआ है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने की आशंका खड़ी कर दी है। हालांकि इस बारिश से लोगों को तेज गर्मी और उमस का भी जरूर सामना करना पड़ा है। धनिया खराब हो गया, गेहूं खराब हो गए, बहुत नुकसान हो गया किसानों को। खराब हो गया, पानी बरस गया, क्या करे बाबूजी, बहुत खड़ी फसल धनिया खराब हो गया, धनिया खराब हो गया, धनिया खराब हो गया, लहसुन खराब हो गया। खबर कोटा से है, जहां कनेक्टिविटी और विकास को नई गति देने की दिशा में क्षेत्र को महत्वपूर्ण परियोजना की सौगात मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा जिले के इटावा खंड स्थित ढिपरी चंबल में बूंदी जिले के चांदा खुर्द के बीच चंबल नदी पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित 256 करोड़ रुपए के उच्च स्तरीय पुल का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा भी उपस्थित रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस पुल के साथ कई परियोजना वन विभाग की आपत्तियों के कारण वर्षों से अटकी हुई थी, जिन्हें अब दूर किया गया है। चंबल क्षेत्र में करीब 30 किलोमीटर के दायरे में कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी से भी जुड़ेगा क्षेत्र। बिरला ने कहा कि ढिपरी पुल बनने के बाद एक्सप्रेस वे तक पहुंच और साथ ही आसान होगी और साथ ही दिल्ली की दूरी करीब 4 घंटे और उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंच लगभग 3.3 घंटे रह जाएगी।
झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई डकैती और जानलेवा हमले की वारदात को सुलझाने में पुलिस ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाई है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए मनोहर थाना पुलिस ने वहां महज 5 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर दीवान सिंह गुर्जर और उसके साथी रामचरण गुर्जर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। घटनाक्रम के अनुसार प्रार्थी बनवारी लाल अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 अप्रैल को दोपहर करीब 3:15 पर वह अपनी दुकान पर कर्मचारी सुनील शर्मा और साथी चोतमल माली, कंवच चंद और साथी मोहर विष्णु माली और साथी हेमराज लोधा के साथ कार्य कर रहे थे। तभी आरोपी जबरन दुकान में घुस आए। आरोपियों ने व्यापार जारी रखने के बदले 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो व्यापारियों ने लाठी डंडों और साथ ही लोहे के सरिया से हमला कर दिया। बीच बचाव करने गए 5 कर्मचारी इस हमले में घायल हो गए हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर पथराव भी किया, जिससे सरकारी वाहन को भी क्षति पहुंची है। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के स्थित प्रेम नगर अफोर्डेबल योजना में शुक्रवार रात पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना में एक महिला और उसके साथ मौजूद युवकों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान कुछ युवकों ने सरिया से और बाइक में तोड़फोड़ कर दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह के अनुसार संदिका खान नामक महिला ब्याज पर पैसे देने का काम करती है। उसने गोविंद नगर के एक युवक को 10,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन इस तय समय पर ब्याज नहीं चुकाने पर विवाद शुरू हो गया। मामला बढ़ने पर सिराज नामक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और दोनों पक्षों में लाठी डंडा शुरू हो गया, हमला हो गया और साथ ही पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जोधपुर जिला प्रशासन ने आज उस वक्त हलचल देखने को मिली है जब जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कलेक्ट्रेट परिसर की विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत जानी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जन सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। शनिवार को किए गए इस निरीक्षण में कलेक्ट्रेट ने न्यायालय शाखाओं से लेकर अभिलेख, राजस्व, लेखा, संस्थापन और सामान्य शाखा तक हर विभाग का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने लंबित मामलों की स्थिति, फाइलों के रखरखाव, कार्यालयीन और साथ ही कार्यप्रणाली और आमजन को मिल रही सुविधाओं का गहन परीक्षण किया। पारदर्शी और साथ ही समयबद्धता पर जोर देकर कलेक्ट्रेट रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से किए जाए, आमजन की सुविधा बने। प्राथमिकता निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कलेक्ट्रेट आने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा बिल्कुल न हो।
राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने पेपर लीक मामले में प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की जांच एजेंसियां पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर रही हैं और जिस दिन किसी भी बड़े चेहरे की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिलेंगे वह व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होगा और कौन जाएगा कौन नहीं इसका फैसला हम नहीं बल्कि एजेंसियां और उनके द्वारा जुटाए गए साक्ष्य ही करेंगे। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से राजनीतिक अनुभव में उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सभी भर्तियां निकालती हुई देखी हैं। देखिए, विशेष तौर पे आज हमारे कुसुमी मंडल का प्रशिक्षण महाअभियान का जो कार्यक्रम है उसके तहत मेरा ये प्रवास है। अभी थोड़ी देर में उस प्रशिक्षण शिविर जो हमारा 24 घंटे का है उसका उद्घाटन होगा और पार्टी की रीति नीति के साथ कार्यकर्ता मजबूती से विचार के आधार पर जुड़ा रहे, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से ही चली हुई परंपरा है। उसी का निर्वाह हम सब लोग करें और समय अनुकूल उसमें विभिन्न विषयों को समायोजन करते हुए प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को होता है। अभी मंडलों का प्रशिक्षण हुआ है, फिर जिले का प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, फिर आगे प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग होगा। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, तो पार्टी जोर शोर से स्थापना दिवस के कार्यक्रम को मनाएगी और प्रत्येक मंडल तक ये कार्यक्रम होने हैं। 7, 8, 9 इन 3 दिनों में पार्टी सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पूरे जिलों में होंगे। पार्टी के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन की रचना सब जगह बनी है और फिर आने वाले समय में 10, 11, 12 में गांव चलो अभियान है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पार्टी का कोई न कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएगा और वहाँ पूरे दिन रह कर के एक प्रकार से सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेके जाना, वहाँ स्वच्छता से लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उस पंचायत में आयोजित करना और पंचायत के लोगों के साथ रूबरू होना, इस प्रकार का एक अभियान पूरा चलेगा। फिर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, तो बाबा साहब के जो आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत, उनको नीचे तक लेकर के जाना और उसके तहत पार्टी एक 7 दिवसीय विशेष अभियान चलाने वाली है। उस कार्यक्रमों की भी एक विस्तृत श्रृंखला आपके पास में आ जाएगी। मोटे तौर पे अगर ये कहें तो अप्रैल माह पार्टी के लिए विशेष तौर पे संगठनात्मक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समय है। जहाँ तक आपने चुनाव की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देनी है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के तुरंत बाद राजस्थान में चुनाव होने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे आपको बताते हुए ये बताना भी चाहूँगा कि किस प्रकार से पिछली बार पंचायती राज का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक प्रकार से चुनावों को इस ढंग से कर दिया था कि 3 फेजेज में चुनाव होने के कारण से ये सारी समस्याओं का समाधान राजस्थान की जनताओं को रूबरू उनसे होना पड़ा। मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है पंचायती राज और नगर निकाय में, तो राजस्थान को निश्चित रूप से लोगों को भी राहत मिलेगी और आर्थिक रूप से भी राजस्थान को काफ़ी उसमें से बचत होगी। इसलिए ये दोनों ही काम अगर इसमें से पूर्ति होते हैं, जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ इसमें से नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। मैं इन दिनों राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी इंतज़ार शास्त्र लेके आए हैं और मुझे लगता है कि उनको इंतज़ार शास्त्र की जगह डकार शास्त्र याद करना चाहिए। कैसे उनके शासनकाल में जनता को लूटा गया है, इस विषय पे भी उनको ध्यान आकर्षित करना चाहिए।
आपने देखा होगा कि रामनिवास बाग में 3 चंदन के पेड़ गायब हो जाते हैं 1 करोड़ रुपए के। कैसे सीजी की रिपोर्ट में राजस्थान की माइनिंगों में लूट हुई है, कैसे राजस्थान में जल जीवन मिशन का गला घोटा गया है। ये जो टकार शास्त्र है, इस पे भी थोड़ा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालेंगे तो राजस्थान की जनता उससे भी रूबरू होना चाहता है कि वास्तव में ये सत्य है या नहीं है। क्यों उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, क्यों उनके समय के अधिकारी जेल में जा रहे हैं, तो केवल इंतज़ार किसका कर रहे हैं वो, और कड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पार्टी के स्तर पे व्यक्तिगत रूप से हमने भी इसकी तैयारी की है और आने वाले समय में आपको ऐसे कई डकार शास्त्र आपके सामने लाएंगे। देखिए, विशेष तो खबर कोटा से, जहां शहर को सिग्नल फ्री बनाने के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। लगातार बढ़ते जाम और साथ ही कुप्रबंधन के चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रमुख चौराहों के साथ साथ नए कोटा क्षेत्र में स्थित सुधा अस्पताल और साथ ही कोटा हार्ट अस्पताल के सामने नेशनल हाईवे 52 पर नो पार्किंग नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और साथ ही लेकिन इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की अनुपस्थिति और ट्रैफिक प्रबंधन की कमी बड़ी समस्या बनती जा रही। नए कोटा के कई क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी नहीं होने से जाम की स्थिति आम हो गई है। अव्यवस्थित यातायात के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा। आए दिन एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं, जो ट्रैफिक सिस्टम की कमजोरी को उजागर करती हैं। केशवपुरा फ्लाईओवर, अमर पंजाबी चौराहा और साथ ही महावीर नगर, कॉमर्स कॉलेज वैसे व्यस्त स्थानों पर हादसे का खतरा बना रहता है, जिससे खासकर दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच एक दिवसीय डीडवाना के दौरे पर है और साथ ही वहां अपने प्रवास के दौरान दाधीच के संगठनात्मक बैठक में भाग लिया और दिवंगत भाजपा नेत्री सरोज प्रजापति के आवास पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया है। मीडिया से रूबरू होते हुए दाधीच ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा प्रहार किया और भाजपा के आगामी महाअभियान का खाका पेश किया है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए दाधीच ने बताया कि गहलोत की आजकल इंतजार शास्त्र की बात कर रहे हैं और साथ ही लेकिन उन्हें अपने कार्यकाल का डकार शास्त्र याद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत राज में जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ था और साथ ही उन्होंने सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन 7 से 9 अप्रैल जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को लामबंद किया जाएगा। गांव चलो अभियान 10 से 12 अप्रैल पार्टी के वरिष्ठ नेता ग्राम पंचायतों में 24 घंटे प्रवास कर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाएंगे। विशेष तौर पे आज हमारे कुसुमी मंडल का प्रशिक्षण महाअभियान का जो कार्यक्रम है उसके तहत मेरा एक प्रवास है। अभी थोड़ी देर में उस प्रशिक्षण शिविर जो हमारा 24 घंटे का है उसका उद्घाटन होगा और पार्टी की रीति नीति के साथ कार्यकर्ता मजबूती से विचार के आधार पर जुड़ा रहे, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से ही चली हुई परंपरा है। उसी का निर्वाह हम सब लोग करें और समय अनुकूल उसमें विभिन्न विषयों को समायोजन करते हुए प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को होता है। अभी मंडलों का प्रशिक्षण हुआ है, फिर जिले का प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, फिर आगे प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग होगा। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, तो पार्टी जोर शोर से स्थापना दिवस के कार्यक्रम को मनाएगी और प्रत्येक मंडल तक ये कार्यक्रम होने हैं। 7, 8, 9 इन 3 दिनों में पार्टी सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पूरे जिलों में होंगे। पार्टी के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन की रचना सब जगह बनी है और फिर आने वाले समय में 10, 11, 12 में गांव चलो अभियान है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पार्टी का कोई न कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएगा और वहाँ पूरे दिन रह कर के एक प्रकार से सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेके जाना, वहाँ स्वच्छता से लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उस पंचायत में आयोजित करना और पंचायत के लोगों के साथ रूबरू होना, इस प्रकार का एक अभियान पूरा चलेगा। फिर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, तो बाबा साहब के जो आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत, उनको नीचे तक लेकर के जाना और उसके तहत पार्टी एक 7 दिवसीय विशेष अभियान चलाने वाली है। उस कार्यक्रमों की भी एक विस्तृत श्रृंखला आपके पास में आ जाएगी। मोटे तौर पे अगर ये कहें तो अप्रैल माह पार्टी के लिए विशेष तौर पे संगठनात्मक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समय है। जहाँ तक आपने चुनाव की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देनी है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के तुरंत बाद राजस्थान में चुनाव होने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे आपको बताते हुए ये बताना भी चाहूँगा कि किस प्रकार से पिछली बार पंचायती राज का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक प्रकार से चुनावों को इस ढंग से कर दिया था कि 3 फेजेज में चुनाव होने के कारण से ये सारी समस्याओं का समाधान राजस्थान की जनताओं को रूबरू उनसे होना पड़ा। मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है पंचायती राज और नगर निकाय में, तो राजस्थान को निश्चित रूप से लोगों को भी राहत मिलेगी और आर्थिक रूप से भी राजस्थान को काफ़ी उसमें से बचत होगी। इसलिए ये दोनों ही काम अगर इसमें से पूर्ति होते हैं, जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ इसमें से नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। मैं इन दिनों राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी इंतज़ार शास्त्र लेके आए हैं और मुझे लगता है कि उनको इंतज़ार शास्त्र की जगह डकार शास्त्र याद करना चाहिए। कैसे उनके शासनकाल में जनता को लूटा गया है,
इस विषय पे भी उनको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आपने देखा होगा कि रामनिवास बाग में 3 चंदन के पेड़ गायब हो जाते हैं 1 करोड़ रुपए के। कैसे सीजी की रिपोर्ट में राजस्थान की माइनिंगों में लूट हुई है, कैसे राजस्थान में जल जीवन मिशन का गला घोटा गया है। ये जो टकार शास्त्र है, इस पे भी थोड़ा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालेंगे तो राजस्थान की जनता उससे भी रूबरू होना चाहता है कि वास्तव में ये सत्य है या नहीं है। क्यों उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, क्यों उनके समय के अधिकारी जेल में जा रहे हैं, तो केवल इंतज़ार किसका कर रहे हैं वो, और कड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पार्टी के स्तर पे व्यक्तिगत रूप से हमने भी इसकी तैयारी की है और आने वाले समय में आपको ऐसे कई डकार शास्त्र आपके सामने लाएंगे। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने पेपर लीक मामले और साथ ही प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य की जांच एजेंसियों की पूरी स्वतंत्रता के साथ वे काम कर रही हैं और जिस दिन किसी भी बड़े चेहरे की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिलेंगे वे व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होगा। पेपर लीक मामले में हो रही देरी के सवालों पर दाधीच ने कहा है एजेंसियों का काम स्वतंत्र रूप से करना है और साथ ही अभी कड़ियां जोड़ी जा रही है और साथ ही जैसे ही तार जुड़ेंगे दोषी अंदर होंगे। कौन जाएगा कौन नहीं इसका फैसला हम नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों पर किया जाएगा। दाधीच ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा जनता अब अपने बहकावे में नहीं आने वाली आपके। यही कारण है कि विपक्ष पिछले लंबे समय से कोई भी प्रभावी जन आंदोलन खड़ा करने में विफल रहा है क्योंकि उनके पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है। और भारतीयों से जुड़े कानूनी पेचों पर बोलते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी अदालती निर्णय की गहन विवेचना और समीक्षा की जा रही है। अभी फिर वही विषय चल पड़ेगा कहीं न कहीं। एजेंसियों का काम है स्वतंत्र रूप से अपना काम करना और एजेंसियों को जिस दिन ये लगेगा कि इसमें ये व्यक्ति संलिप्त है उस दिन वो अंदर होगा। इसलिए मैं उस पर कोई प्रश्न करूं कि एजेंसियों की जांच में कोई कम, उनको अभी लग रहा होगा तार जुड़ रहे हैं, जुड़ते जुड़ते जुड़ जाएंगे, उस दिन चले जाएंगे। इसलिए कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये फैसला अपन तो नहीं कर सकते। एजेंसी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि राजस्थान की यूथ में भजन लाल जी की सरकार ने जो विश्वास उत्पन्न किया है पेपर लीक के मामले में, चाहे एग्ज़ाम्स करा करके, राजस्थान की 30 साल से मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, एक साथ इतनी भर्तियाँ निकाल देना ये कोई कम बात नहीं है। कैलेंडर जारी करना, बच्चों को तैयारी कराना, तो राजस्थान की यूथ में परीक्षाओं को लेके वापस विश्वास उत्पन्न हुआ है। इसलिए राजस्थान के इस विश्वास को बनाए रखना ये जनता का काम है और मुझे लगता है कि जनता इसीलिए किसी भी प्रकार के कांग्रेस के बहकावे में नहीं आ रही। कोई आंदोलन उनसे खड़ा नहीं हुआ। 2.5 साल में कोई प्रखर आंदोलन कांग्रेस कर नहीं पाई क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा उनके पास है ही नहीं। कोई भी कोर्ट का निर्णय आता है उसकी समीक्षा होती है, समीक्षा विवेचना के आधार पर कोई चीज़ें तय होती हैं। मुझे लगता है इसकी भी विवेचना हो रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जनता को किसी भी चीज़ों के कारण से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ का रास्ता और समाधान निकलता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, देखिए एकदम ही सड़क पे कोई है क्योंकि हाईवेज के कुछ नियम्स बने हुए हैं, नियमों के अनुकूल सब चीज़ों को जानकारी करके। जोधपुर जिले के केरू क्षेत्र के लोडी बस स्टैंड पर शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह के अनुसार लोक परिवहन बस शाम करीब 4 बजे जोधपुर से जैसलमेर की ओर जा रही थी। इसी दौरान लोडी बस स्टैंड के पास तेज गति के चलते चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सामने चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार राजू राम 35 वर्षीय पुत्र पुनाराम भील निवासी लोडी देजगरा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी और बस स्टैंड जैसे व्यस्त क्षेत्र की चालक ने गति कम नहीं की। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक को संभलने का मौका नहीं मिला और वह सड़क पर गिरकर उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी फैल गया। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर हालात को नियंत्रण किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।